गूगल के ऊपर लिखा मैंने डॉन ई पेपर, फिर ये डॉन आ गया, फिर मैंने एडिटोरियल्स के ऊपर क्लिक किया और ये डॉन के एडिटोरियल आ गए हैं। तो ये पहला एडिटोरियल है, इंडिपेंडेंस। एक में रुकिएगा, इसको मैं, तो पहला एडिटोरियल जो है हमारा वो है इंडिपेंडेंस ऑप्शन फॉर कश्मीर। पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों को मैं ये राइट दूंगा, एक रेफरेंडम करवाया जाएगा, उसमें कश्मीरियों को राइट मिलेगा कि जब इंडिया कब्जा छोड़ देगा, यानी जब इंडिया से कब्जा छूट जाएगा, तो कश्मीरियों के लिए हम एक रेफरेंडम करवाएंगे। कश्मीरी ये डिसाइड करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या आज़ाद रहना है। तो इंडिपेंडेंस ऑप्शन फॉर कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज reminded the people of Jammu and Kashmir that once they have acceded to Pakistan after the UN mandated referendum, in light of UN Security Council resolutions, Islamabad would grant them the right to an independent status if majority so desired. अब इंडिया, पहली शर्त यह है कि इंडिया कब्जा छोड़े, तो पहले तो आप इंडिया से कब्जा छुड़वाएं, उसके बाद ये रेफरेंडम हो सकेगा ना। तो ना इंडिया ने कब्जा इतनी जल्दी छोड़ना, ना आप ये रेफरेंडम करवा सकते हैं। तो speaking to a campaign rally in Azad Kashmir 2 days prior to the elections, he also brushed aside allegation by the opposition and अच्छा, ये हमारे जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने जा रही है। ठीक है, ओपोजिशन इसलिए इल्ज़ाम लगाती है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको सूबा बना लेते हैं हम अपना, इट मीन्स कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो इंडिया के पास, इंडिया के जो कब्जे में, जो इंडिया के नजायज कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है वो इंडिया का हो गया, और जो हमारे पास है वो हमारा हो गया। यानी अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर को अपना सूबा बना लेते हैं, तो इट मीन्स कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो आपके पास है वो आपका है, जो हमारे पास है वो हमारा है। तो ओपोजिशन जो है वो इस मुद्दे को जानबूझ के इलेक्शन के दिनों में उठा रही थी कि हुकूमत ने सौदा कर दिया कश्मीर का, और वो इसको सूबा बना के जो है वो इंडिया को डायरेक्ट मैसेज भी दे देंगे कि जो आपके कब्जे में आप उसे रखो और जो हमारे कब्जे में हम उसे रखेंगे। ठीक है, तो ये ओपोजिशन की तरफ से एक जो है वो एक जो है वो शोशा जो था वो छोड़ा गया था। ठीक है, एक प्रोपोगंडा जो था वो छोड़ा गया, प्रोपोगंडा किया ओपोजिशन ने। तो Mr. Khan's statement on independence of Kashmir has elicited a strong reaction from his political opponents. Leader of the opposition Shehbaz Sharif, in a statement issued on Saturday, said the Prime Minister's utterance deviated from Pakistan's historical and constitutional stance, adding that any attempt to impose a solution on Kashmiris without their will and consultation would अमाउंट टू betrayal ऑफ द कश्मीर कोर्ट। तो शहबाज शरीफ ने इसके अंदर जो है एक ऐड किया पॉइंट। ठीक है, उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल स्टांस है, यानी पाकिस्तान जो 1947 से कश्मीर के ऊपर एक स्टांस ले रहा है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इनके मुताबिक, शहबाज शरीफ के मुताबिक है, तो उससे इमरान खान जो है वो हट रहे हैं। ठीक है, ये कश्मीर को उसके साथ गद्दारी है। This is not the first time that Mr. Khan has issued such a statement on Kashmir back in February। अब ये डॉन वाले खुद लिख रहे हैं अगले पैराग्राफ के अंदर, This is not the first time that Mr. Khan has issued such a statement on Kashmir back in February on the occasion of Kashmir Solidarity Day। He had also reminded Kashmiris that Pakistan would not stand in their way if they opted for independence after accession to Pakistan। अब इमरान खान साहब जो हैं वो कश्मीरियों को यही कह रहे हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान के साथ आओ, एक्सीड करो पाकिस्तान के साथ, यानी इंडिया कब्जा छोड़ेगा तो सारे का सारा कश्मीर पाकिस्तान को मिलेगा ना। तो सबसे पहली चीज है कि इंडिया कब्जा छोड़े, उसके बाद दूसरा स्टेप होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इंडिया जो है वो कब्जा छोड़ देता है और कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान का साथ देते हैं, यानी ये वाले कश्मीरी तो वैसे ही हमारे साथ है, जो इंडिया वाले हैं, वो अगर हमें एक्सीड, हमारे पाकिस्तान को एक्सीड, पाकिस्तान के अंदर एक्सीड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं,
तो उसके बाद पाकिस्तान एक रेफरेंडम करवाएगा और कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ ही रहना है या आज़ाद रहना है। तो ये सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर ने आज़ादी की ऑप्शन दी है कश्मीरियों को कि आप जो हैं वो आज़ाद भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, आप अपनी एक अलहदा कंट्री भी बना सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जी, देन टू द प्राइम मिनिस्टर हैड बीन bombarded with the criticism for injecting the third option into the Kashmir dispute, whereas the UN resolutions only talked about the option of Kashmiri rather than Pakistan India. अब जो 1947 से जो इशू चल रहा है कश्मीर का, उसके अंदर दो ऑप्शंस थी कि रेफरेंडम करवाया जाए, या तो कश्मीर इंडिया के साथ जाए या कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाए। 1947 से लेके 2020 तक, या कह लें कि 1947 से लेके 5 फरवरी 4 फरवरी 2021 तक किसी ने भी ये ओपनली ये बात नहीं की कि कश्मीर को भी आज़ाद हो जाना चाहिए अपनी मर्जी से, अगर वो होना चाहते हैं तो। यानी तीसरी ऑप्शन किसी ने कभी पेश नहीं की। हमेशा हमने यही कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही ये रहेगा और हम इसे लेके रहेंगे। इमरान खान ने जो है वो एक तीसरी ऑप्शन पैदा कर दी है कश्मीरियों के लिए कि कश्मीरियों को हम ऑप्शन देंगे कि उन्हें रेफरेंडम करवाएंगे, ऑप्शन देंगे कि अगर वो आज़ाद रहना चाहते हैं, अपनी अलहदा कंट्री बनाना चाहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। तो जो पाकिस्तान की ओपोजिशन पार्टीज हैं वो अब इमरान खान को इस चीज़ के ऊपर तनकीद का निशाना बना रही हैं। ठीक है, कि आप किस तरह कश्मीर को ये कह सकते हो, कश्मीरियों को कह सकते हो कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आप आज़ाद भी रह सकते हैं। ठीक है, यानी मर वो लोग रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। ठीक है, और आप जो हैं वो कहते हैं कि आप किस तरह बात कर सकते हैं कि आपको जो है वो आज़ादी दे दी जाए, यानी पाकिस्तान के साथ नहीं शामिल रहने देना, आप आज़ादी भी हासिल कर सकते हैं। तो इमरान खान की जरूरत किस तरह हुई कि ये रेफरेंडम की ऑप्शन दे। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टीज को इस चीज का गुस्सा। देन अच्छा, ये होगी लाइन। फिर उसके बाद, such criticism is not surprising in the acute polarized political environment, but it is entirely misplaced. There is nothing wrong in what he said. In fact, he appears to have given this statement deep thought as well as due legal diligence. His statement draws a strength from Pakistani constitution. Article 257 of the constitution clearly states, when the people of the state of Jammu and Kashmir decided to accede to Pakistan, the relationship between the Pakistan and the state shall be determined in the accordance with the wishes of the people of the state. अब डॉन वाले ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो ये बात कही है कि कश्मीरियों को हम एक पूछेंगे, रेफरेंडम करवाएंगे और पूछेंगे कि आपने पाकिस्तान में रहना है या अलहदा अपनी स्टेट कायम करनी है। तो डॉन वाले अब ये बात कर रहे हैं कि ये कोई अनोखी बात भी नहीं की इमरान खान ने। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 257 है, आर्टिकल 257 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जब कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएगा, पाकिस्तान में जम हो जाएगा, तो कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक रिलेशनशिप जो है वो बनाया जाएगा। यानी जो पाकिस्तान और जो आज़ाद जम्मू, जो पाकिस्तान और जो जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान जो ताल्लुक होगा वो अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल होगा। तो इमरान खान भी तो यही बात कर रहा है कि अगर इंडिया कब्जा छोड़ देता है तो रेफरेंडम करवाया जाएगा और लोगों से पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ जाना है या अलहदा रहना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 257 है वो भी यही बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि इस चीज की, इस टॉपिक के ऊपर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ये एक बहुत सीरियस पॉइंट है। ठीक है, ये रेफरेंडम करवाने वाला, तो आप हवाला दे सकते हैं आर्टिकल 257 का, ये लिख लें, नोट कर लें। किसी जॉब के इंटरव्यू के अंदर आपको आ जाता है, पीपीएससी में, एफपीएससी में, ठीक है, जो 1 साल के अंदर अंदर इंटरव्यूज हों, तो इस आर्टिकल को नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये आप इंटरव्यू के अंदर उस आर्टिकल का हवाला दे सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए हमें। This leaves little room for ambiguity. Mr. Khan's statement is fully compliant with the Constitution and is in fact timed well to send a message to the people of India. India held Kashmir and AJK that Pakistan will respect their right of self-determination. देखिए, जो आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो बहुत खतरनाक है। जिस तरह उन लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा किया जा रहा है और जो नॉन कश्मीरीज हैं उन्हें सेटल किया जा रहा है कश्मीर के अंदर। यानी जो पहले ये था आर्टिकल 35A में और आर्टिकल 370 में कि जो नॉन कश्मीरीज हैं, ठीक है, वो नहीं थे जा सकते कश्मीर में, वो सेटल डाउन नहीं थे हो सकते कश्मीर में। लेकिन आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद, आर्टिकल 35A के खत्म होने के बाद एक स्पेशल स्टेटस था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास, वो खत्म हो चुका है। और इस टाइम उन लोगों को पाकिस्तान की सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए, तो पाकिस्तान ने उनके मुराल को हाई करने के लिए उन्हें एक मैसेज दिया है कि आप इंडिया से आज़ाद हो और हम भी आपको मौका देंगे कि अगर आपने आज़ाद रहना चाहते हैं तो आप आज़ाद भी रह सकते हो, जरूरी नहीं कि हमारे साथ ही रहो। तो आपकी मर्जी होगी कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ रहना है तो पाकिस्तान के साथ रहो, आज़ाद रहना है तो आज़ाद रहो। The Prime Minister's statement is also a welcome reaffirmation of the fact that Pakistan does not see the Kashmir dispute as a conflict over territory, but in terms of the UN mandated right of self-determination for the people of the state. अब इमरान खान की ये जो ऑफर है, इसे दुनिया के जो हल्के हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं, स्पेशली जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि जिस खिते के अंदर जो लोग हैं वो खुद इस चीज को तय करें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं और किसके साथ नहीं रहना चाहते। वर्ल्ड वार 1 के बाद यूरोप के अंदर जो नई कंट्रीज बनाई गई थी वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो दुनिया के अंदर नई कंट्रीज जो थी वजूद में आई थी, वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियादों के ऊपर वजूद में आई थी। पाकिस्तान जो था ये वजूद में क्यों आया कि जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे, दे एक्सप्रेस देयर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो हमने 1945-46 के इलेक्शंस के अंदर जो मुसलमान थे उन्होंने वोट के जरिए बताया, मुस्लिम लीग को वोट दे के बताया कि हम एक अलहदा कंट्री चाहते हैं। तो जब इमरान खान ने ये कहा कि कश्मीरी आज़ाद भी हो सकते हैं, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो किसी टेरिटरी के लिए नहीं लड़ रहा। यानी पाकिस्तान की जो लड़ाई है इंडिया के साथ वो किसी पीस ऑफ लैंड के लिए नहीं है। पाकिस्तान की जो लड़ाई है इंडिया के साथ वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, वो कश्मीरी लोगों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर है। यानी पाकिस्तान सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान जो लड़ रहा है इंडिया के साथ वो लोगों के लिए लड़ रहा है कि लोगों को उनके हकूक मिले, उनकी जिंदगियों को जो है वो महफूज किया जाए। तो अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न मीडिया ये नहीं कह सकता पाकिस्तान को कि आप तो सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड के लिए जो है वो दोनों लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान जो है लालच है पीस ऑफ लैंड का, ठीक है। At a time when India is trying its best to raise the Kashmiri identity by revoking the state special status and engineering demographic changes, it is commendable that Prime Minister Imran Khan has retreated Pakistan's principled position in clear terms and assured the Kashmiris that while the Pakistan is a party to the dispute, it is the Kashmiris who will have the final say both in the referendum and the afterwards. तो इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि वो कश्मीरियों को ख़त्म कर रहा है, उनकी आइडेंटिटी को, उनकी नस्ल को, उनकी एथनिसिटी को। और पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों को राइट दे रहा है कि वो अपना डिसीजन खुद लें और वो फैसला करें कि अपने फ्यूचर का कि उन्होंने क्या करना है। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है बिल्कुल दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं और उनके अंदर जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को देखेंगे कि इंडिया का क्या स्टांस है, पाकिस्तान का क्या स्टांस है। होता भी पॉलिटिकल भी
मैनेज होती है हर चीज़, यानी इंडिया क्योंकि हमसे ज़्यादा तगड़ा है इकोनॉमी में, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया की ज़रूरत है, तो हमारा जो ये स्टांस है ना ये दब जाता है। ठीक है, अगर यही इंडिया और पाकिस्तान होते कहीं और, यानी चाइना के साथ हमारा बॉर्डर ना लगता हो दोनों का, इंडिया और पाकिस्तान कहीं और होते, और पाकिस्तान जो होता वो अमेरिका के साथ होता, और इंडिया जो होता है वो चाइना के साथ होती है, रशिया, इंडिया जो है चाइना के साथ होता, और इंडिया का बॉर्डर ना लगता चाइना के साथ, तो यही यूएन, यही वेस्टर्न कंट्रीज ने कश्मीर को आज़ाद करवा देना था। ठीक है, तो मसला ये है कि इंडिया जो है वो इनका पार्टनर है, चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है, तो चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया की जो है वो बात मानी जाती है। अगले एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। तो पहला जो एडिटोरियल है वो क्या था कि जो ऑप्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, किसको, कश्मीरियों को, कि आप मतलब इंडिया कब्जा छोड़े, आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने आइंदा भी पाकिस्तान के साथ रहना है या आपने जो है वो आज़ादी हासिल करनी है, यानी अलग रहना है। ठीक है, ये आपका राइट होगा, जो मर्जी कर लेना। अगला अगला आ जाए जी, अगला 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 जो एडिटोरियल है, सेकंड जो एडिटोरियल है हमारा आज का, वो है नूर मर्डर केस। तो ये नूर मुकद्दम का आपने केस का सुना होगा। ठीक है, ये सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप मिली थी, और ये सोशल मीडिया के ऊपर ही मिलती है। पिछला भी जो हैदराबाद में कत्ल केस हुआ था वो हमारे मीडिया ने नहीं था उठाया, जो हमारा डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया। तो सोशल मीडिया जो है ये बहुत अच्छा टूल बन गया आवाज उठाने का, और सोशल मीडिया जो है ये उठाता है आवाज। तो ये नूर मुकद्दम केस जो है ये, इसके बाद जो है वो एक कह लें कि मतलब कि जो वीमेन राइट्स हैं उनके ऊपर, जो वीमेन प्रोटेक्शन है उसके ऊपर काफी ज्यादा जो सवाल उठते हैं, और जो एंटी वीमेन क्राइम्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखता है कि इट वुड नॉट बी exaggeration टू डिस्क्राइब पाकिस्तान एज नो कंट्री फॉर वीमेन, दिस ट्रूथ वाज अनडेस्क, ये मुझे नजर नहीं आ रहा प्रॉपरली ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन द डिस्कवरी ऑफ द ब्लडी। अच्छा, अब इसके अंदर यही हुआ कि नूर मुकद्दम का जो है सर उसका सर जो है वो उतार दिया गया। उसे इस तरह नहीं था कत्ल करना चाहिए, बल्कि कत्ल ही क्यों करना चाहिए था। तो जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। ठीक है, और ये बात बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान जो है वो कंट्री नहीं है खवातीन के लिए। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खवातीन के ऊपर तशद्दुद होता है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि जिसके अंदर, दुनिया के अंदर खवातीन के ऊपर तशद्दुद नहीं होता। ठीक है, ऐसी दुनिया के अंदर कोई कंट्री नहीं है कि जहाँ पे वीमेन राइट्स में वो 100% में वो हो उनके पास, खवातीन के पास, और वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म ना होता हो या डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। ठीक है, तो ये पता नहीं इन्होंने क्यों, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा खुद ही, इसको मैं आगे क्या बताऊं। अगले एडिटोरियल को करती हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो इन शॉर्ट देखें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जब आप करते हैं तो किसी भी तरह से, तो वो फिर ये मसले होते हैं। तो जो वीमेन है वो प्रोटेक्ट करे ना दूसरी वीमेन को, वो बताएं अपने बच्चों को कि क्या राइट्स होते हैं वीमेन के। तो क्यों वीमेन जो है वो दूसरी वीमेन को जो के राइट्स की बात नहीं करती, यानी एक सास है, एक नंद है, वो क्यों अपनी भाभी की या बहू को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते। तो हर दफा मेल का तो कसूर नहीं ना होता, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके अंदर मेल से हटके भी तो कुछ फैक्टर्स होते हैं ना, तो वीमेन फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो किसी भी जेंडर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ना मेल ना वीमेन। ठीक है, वीमेन ये है कि फिजिकली वीक है तो टारगेट जो है वो इजीली हो सकता है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो है वो एक बना होता है। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस, किसी भी किस्म का मर्डर नहीं होना चाहिए, ना मेल का ना फीमेल का। ठीक है, तो नूर मुकद्दम का जो केस है ये कोई इतना स्पेशल केस नहीं है।
ना ये पहली दफा हुआ है। ये सिलसिले को रोकना चाहिए, ये रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। लॉज भी हैं, यानी खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कवानीन भी हैं। हुकूमत ने खवातीन की प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट जो है वो जो विरासती बिल है वो इंट्रोड्यूस करवाई। यानी अगर एक खातून है, उसके वालिद या उसके भाई से विरासत में उसकी जो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है उसमें अगर उसे राइट नहीं मिलते तो उनके ऊपर मुकदमात हो सकते हैं, पर्चे हो सकते हैं, ठीक है, FIR दर्ज हो सकती है। कितनी खवातीन जो हैं वो आवाज उठाती हैं कि मुझे हक मिलना चाहिए। तो खवातीन खुद ही नहीं बोलती कि जी बुरा लगता है, मैं मेरे भाई वालिद जो है वो बोलना छोड़ देंगे, ठीक है, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो खुद भी आवाज उठानी पड़ेगी और खुद भी बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा दिल जिगर गुर्दा जो है निकालना पड़ेगा। और ये बिल्कुल भी होना चाहिए जो मेल है उसको किसने बताना है, तो मेल को बताना ही एक उसकी मदर ने बताना है। तो मदर बताया करे ना, तो समझाया करे मदर, ठीक है, क्यों नहीं समझाती? फिर वो उसको बहन को हिस्सा नहीं देना तो कौन बरगला रही होती है? बीवी बरगला रही होती है, ठीक है, तो ना बरगलाया करे बीवी। तो क्यों बरगलाती है बीवी, क्यों माँ जो है वो नहीं समझाती या नहीं बताती? तो आगे आ जाए जी, अगला जो एडिटोरियल है, रेंटल इन्फ्लेशन। रेंटल इन्फ्लेशन को देखते हैं। हाउस प्राइसेस soared in June by 6.21% from 4.2% a year ago, topping the list of 10 contributors to the urban consumer price index during the last month, the previous fiscal। अच्छा, ये जो घरों के जो रेंट है ना उसके भरने बढ़ने के ऊपर ये पहली लाइन के अंदर लिखा गया है कि जो घरों के रेंट हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। यानी पहले जो था वो पिछले से पिछले साल 4.2% इंक्रीज हुआ था, इस साल जो है वो 6.2% इंक्रीज हो गया। फिर इसके अलावा वो क्या लिखता है, दी अदर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द अर्बन CPI यानी अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द मंथली इन्फ्लेशन मीटर पब्लिश्ड बाय स्टेट बैंक इंक्लूडेड द मोटर ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एक्सेट्रा। फिर उसके अलावा दिस, ये अब क्या लिखा हुआ है ये मुझे नजर नहीं आ रहा ठीक तरह से। The rent prices indicate the increasing gap between the housing demand and supply in the cities and changing family structures and growing urban population. The trend also reflects the increasing cost of real estate and the construction of region। अच्छा, अब इसके अंदर यही है कि कराची और लाहौर जो है बहुत ज्यादा फैल गए हैं। कराची और लाहौर जो है उनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और महंगाई जिस तरह बाकी हो रही है, ये बहुत इजी है कि मेरे पास 10 रुपए की चीज है, आप मेरे पास ग्राहक आए हैं, मैं आराम से कह दूं कि और लाओ तब्दीली, मैंने कहा था इमरान खान को वोट दो, अब ये तुम 30 रुपए की खरीदोगे, ठीक है। तो इमरान खान को दो चार गालियां निकालो, दो चार बुरी बातें करो इमरान खान को, और 10 रुपए वाली चीज 30 रुपए में बेच दो, ठीक है। तो आर्टिफिशियल महंगाई जो है वो कर दो पकड़ के। तो लाहौर और कराची जो है वहां पे बहुत ज्यादा रश है, और रश होने की वजह से जो हम लोग जिन एरियाज को प्रेफर करते हैं उनके किराए बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी जो मालिक मकान है उसे भी पता होता है कि इस एरिया की डिमांड है, वो खुद ही किराया जो बढ़ा देता है। और जब वो एक एलीट एरिया के किराए बढ़ जाते हैं तो उसके जो एडजेसेंट एरियाज होते हैं, जो इर्दो जो इर्द गिर्द के जो इलाके होते हैं, वो भी उसी हिसाब से किराए बढ़ा देते हैं। यानी कैटेगरी ए वाला अगर किराया बढ़ा रहा है तो कैटेगरी बी वाला भी बढ़ा देगा, क्योंकि जो कैटेगरी ए को अफोर्ड नहीं करेगा वो कैटेगरी बी के ऊपर टूटेगा, फिर जब कैटेगरी बी को जो अफोर्ड नहीं करेगा कैटेगरी सी के ऊपर। तो ये तमाम लोग जो है फिर किराए बढ़ा देते हैं, क्योंकि लाहौर और कराची के अंदर रश बहुत ज्यादा हो रहा है, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इतनी स्पीड में, जितनी स्पीड में आबादी बढ़ रही है उतनी स्पीड पे घर नहीं बन रहे। और हमारा जो प्रेफरेंस होती है, यानी मैं अगर लाहौर में जाके रहना चाहूँ तो किराए के ऊपर अगर मैं फ्लैट लेना चाहूंगा तो 4-5 एरियाज ही होंगे ना जहाँ पे मैं रहना चाहूंगा। मैं तो नहीं कहूंगा कि मैंने गज्जू मते जाके रहना है, ठीक है,
या मैं उन्हें ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने जो है वो राना टाउन जाके रहना है या शादरा जाके रहना है। मैंने तो शहर के सेंटर जो एरियाज होंगे उनको टारगेट करना है। तो जब मेरी तरह बाकी लोग भी सेंट्रल एरियाज के ऊपर ही फोकस करके बैठे होंगे तो सेंट्रल एरिया से किराया बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह कराची है, कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं, और कराची के अंदर हजारों लाखों लोग जब पूरे पाकिस्तान से जाते हैं तो कराची के अंदर तो घर ही नहीं बन रहे उतनी स्पीड से। और जितने घर कराची में पहले बने हुए हैं वो भी टूट रहे हैं। ठीक है, तो कराची के सिटी के ऊपर भी बर्डन है कि जो नंबर ऑफ हाउसेज है वो थोड़े है और जो नंबर ऑफ पीपल है वो ज्यादा है। ठीक है, दी राइजिंग रेंट्स हैव मेजर implication for the broader price inflation since rents are tough to control without more housing. After all, when people don't own homes, they will have to rent a place to live. It is therefore safe to assume that the housing inflation will keep climbing as economy picks up and more middle class families look for rent shelters. According to the most estimates, the country is facing a shortage of at least 10 million housing units, mostly in the cities. The backlog is increasing around. ठीक है, this view of general. बाहर क्या होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे बैंक घर बनाते हैं क्योंकि बैंकों के पास वाफिर पैसा होता है। सबसे पहले वहां पे बैंक जो होते हैं वो घर बनाते हैं, और बैंक जो होते हैं वो किस्तों के ऊपर आपको घर दे देते हैं, यानी वो रेंट के ऊपर भी देते हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी घर बना के दे देते हैं। पाकिस्तान के अंदर बैंक वाले आपको गाड़ी दे देंगे, बाइक दे देंगे, ट्रैक्टर दे देंगे, लेकिन घर बना के नहीं देते। इस गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि बैंकों को जो है वो कहा है, वो जो मॉर्गेज का लॉ था उसे चेंज किया है, तो बैंकों वालों को गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। तो बैंक जो है अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, घर बनाएंगे और देंगे। फिर बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो बनाते हैं फ्लैट्स वगैरह, अपार्टमेंट्स वगैरह बनाते हैं, किराए पे दे देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो रुझान है ना वो वर्टिकल हाउसिंग का नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल हाउसिंग का है। वर्टिकल हाउसिंग का ये होता है कि आपके पास ये प्लॉट है छोटा सा, आप इसके ऊपर 20 मंजिला, आप इसके ऊपर जो है वो 20 मंजिला इमारत बना लें, 15 मंजिला बना लें। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि 2 मंजिला इमारत बना ली और जगह इतनी घेर ली, 2 मंजिला इमारत है, जगह डबल घेर लेते हैं। तो पाकिस्तान की जो ट्रेंड है ना हाउसिंग का वो बड़ा बुरा ट्रेंड है, यानी शहर जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कम होता जाता है। जो वर्टिकल हाउसिंग है इसका एक फायदा होता है, वर्टिकल हाउसिंग का ये फायदा होता है कि जब कम जगह के अंदर नंबर ऑफ अपार्टमेंट ज्यादा बनती हैं तो जो कॉस्ट ऑफ लैंड होती है वो बहुत थोड़ी रह जाती है। 10 मरले की जगह के ऊपर अगर मैं 4 मंजिला इमारत बना लूं और 4 घर बना लूं, 10-10 मंजिले के 4 अपार्टमेंट्स बना लूं, तो 10 मरले की जगह जो 1 करोड़ की आई थी और 4 मंजिला ऊपर बना के मैंने 2 करोड़ के अंदर खत्म कर दिया है। तो देखें अगर वो चारों लोग अलग अलग 10-10 मरले की जगह लेते तो 1-1 करोड़ लगाना पड़ना था उन्हें। तो जब आप वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जाते हैं तो कम लैंड के अंदर नंबर ऑफ हाउसिंग बढ़ा देते हैं, जो कॉस्ट होती है लैंड की वो कम पर हो जाती है। ठीक है, और जब लैंड की कॉस्ट कम होती है तो आपके जो घर होते हैं, जो हाउसिंग होती है सस्ती पड़ती है। आप प्लॉट ले लें और उसके ऊपर घर बना लें, जो प्लॉट होगा वो आधी कीमत का होगा और घर जो बाकी होगा वो आधी कीमत का होगा। यानी हमने अब नया घर बनाना है तो जो प्लॉट है हमारा, ठीक है, वो भी उतने का ही है और जितने पैसे ऊपर लगने हैं वो भी उतने का ही है। ठीक है, तो लोग जो हैं बड़े शहरों के अंदर वो इसलिए भी घर नहीं बना पाते कि वो बाहर से आते हैं रोजगार के लिए, उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो इकट्ठे करोड़ों रुपया दे सकें। ठीक है, कि वो 60 लाख रुपए 50 लाख रुपए इकट्ठा पकड़ा दें जी हमने घर लेना है। कराची जो है ये क्योंकि शुरू से ही एक डिफरेंट तरह का सिटी है, तो कराची के अंदर फ्लैट्स वगैरह का रुझान शुरू से है, लाहौर के अंदर ये रुझान नहीं रहा। अब जो छोटे लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं जिनकी इनकम थोड़ी होती है, छोटे लोग तो नहीं होते, बड़े ही होते हैं, हाइट उनकी अच्छी होती है, तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती कि 50-60 लाख का घर इकट्ठा ले लें, तो उनके लिए गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को
यानी घर बना के उन्हें किस्तों के ऊपर दे या उन्हें रेंट के ऊपर दिया जाए, जिस तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में है कि घर की इंस्टॉलमेंट ही उतनी है कि जितना एक बंदा जो है वो रेंट देता है, पे करता है। तो हाउसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को। 1 करोड़ घर जो है वो पाकिस्तान को चाहिए इस वक्त। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें कम से 1 करोड़ घर की यहाँ पे जरूरत है, लोग किराए पे रह रहे हैं। तो उसको 1 करोड़ घरों को आप तभी पूरा करेंगे कि जब आप वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जाएंगे और आपका जो बैंकिंग सेक्टर है वो पैसा लगाएगा, और जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टर है वो भी वहां पे पैसा लगाएगा। यानी वो जो डॉलर खरीद के बैठ जाता है प्राइवेट इन्वेस्टर, वो डॉलर ना खरीदे और वो घर बना के जो है वो आगे किराए पे दे दे। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प है, तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो फैमिली है ये भी यही काम करती थी। तो ट्रम्प फैमिली थी डोनाल्ड ट्रम्प की, और अभी भी वो यही काम करते हैं कि वो उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, कई कई मंजिला इमारतें बनाई हुई हैं ट्रम्प फैमिली की। वहां पे उन्होंने लोगों को किराए पे दिया हुआ है, किराया लेते हैं, और उधर से उन्होंने होटल्स बना लिए। तो पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। लोगों के अंदर कुव्वत खरीद नहीं है। हमारी फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, आबादी बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है, रिसोर्सिस कम है। एक लड़का है, एक लड़की है, वो ग्रेजुएट है, 30,000 रुपया तो उन्हें स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है। तो 30,000 के अंदर, 30,000 के अंदर वो मकान खरीदेंगे, वो बिजली के बिल देंगे, वो घर का किराया देंगे, वो क्या करेंगे? ठीक है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो कितनी ज्यादा दे रही हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसे चाहिए कि फैसिलिटेट करे, न्यू सिटीज यहाँ पे बनाए जाएं। लाहौर शहर जो है, इसका लोड खत्म करने के लिए शेखुपुरा को आबाद करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फेल हो गई। वो किस तरह फेल हुई कि शेखुपुरा के अंदर इंडस्ट्री जो सारी की सारी सेटल डाउन कर दी गई, यानी जो फैक्ट्री एरिया था सारे का सारा शेखुपुरा आ गया। लेकिन जो फैक्ट्री मालिकान थे, उनकी रिहाइशें जो थी वो लाहौर थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी फैक्ट्रीज के जो हेड ऑफिस थे वो लाहौर बना लिए। जब वो हेड ऑफिस लाहौर बन गए, तो फिर भी जो स्टाफ था बहुत हद तक वो हेड ऑफिस और ऑफिस के चक्रों में लाहौर शिफ्ट हो गया। तो फैक्ट्री एरिया बेशक शेखुपुरा में है, लेकिन जो कारोबार होता है वो लाहौर में होता है। तो लाहौर कैपिटल भी है, तो उसका उसकी उसकी वजह से जितने भी सरकारी मुलाजमीन है, सेक्रेटेरिएट के अंदर हजारों मुलाजमीन काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह लाहौर के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, आसपास की सिटीज के अंदर वो यूनिवर्सिटीज नहीं है। अगर बाकी शहरों में भी उस स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज बना दी जाएं, तो लाहौर के ऊपर जो एक बर्डन है, बोझ है, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, अगर लाहौर के जो आसपास के शहर हैं वहां पे भी उतने स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल बना दिए जाएं, तो लाहौर के अंदर लोग नहीं जाएंगे। यानी आपकी अगर गवर्नमेंट आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शेखुपुरा के अंदर कोई वर्ल्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है मुश्तमिल हॉस्पिटल शेखुपुरा में ना बनाए, आप कसूर में ना बनाए, आप नारोवाल में ना बनाए, आप लाहौर के अंदर बनाते जाएं। आप लाहौर के अंदर 40 हॉस्पिटल्स भी बना देंगे तो फिर भी लाहौर के अंदर रश ही रश होगा। वो इसलिए कि लाहौर के जो आसपास की सिटीज हैं वहां पे एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। तो शेखुपुरा पूरे का पूरा जिला लाहौर जाएगा, कसूर लाहौर जाएगा, ननकाना लाहौर जाएगा, नारोवाल लाहौर जाएगा। ठीक है, उकाड़ा जो है वो भी लाहौर की तरफ भागेगा। तो आपको चाहिए चाइना के मॉडल को अपनाएं। ठीक है, जो जहां पे है उसको वहां पे ही दें। यानी अगर कोई गांव में रहता है तो उसके जो आसपास कब जो उसके आसपास कस्बा है वहां पे एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इस गवर्नमेंट की जो सबसे अच्छी चीज है वो यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है इनका। ठीक है, जिस तरह शेखुपुरा के अंदर वारिस शाह यूनिवर्सिटी है, ननकाना के अंदर गुरु नानक यूनिवर्सिटी, और भी जो छोटी सिटीज हैं जहां से लोग जाते हैं बड़ी शहरों की तरफ, बड़े शहरों के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं। तो वहां पे अगर यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर दी जाए, यानी शेखुपुरा वालों को क्या मुसीबत पड़ेगी कि वो लाहौर जाके पढ़े। अगर शेखुपुरा के अंदर एक अच्छी यूनिवर्सिटी आ जाए, शेखुपुरा के अंदर एक अच्छे स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल आ जाए, ठीक है, तो शेखुपुरा का जो एक रश है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा डिविजनल लेवल के ऊपर जो है सेक्रेटेरिएट को डिवाइड करना चाहिए, यानी नई डिवीजन बनानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से। अगर शेखुपुरा डिवीजन बन जाए तो
जो और डिवीजन लेवल के ऊपर सेक्रेटेरिएट डिवाइड हो जाए तो लाहौर के ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन का जो दबाव होगा वो भी कम हो जाएगा। तो लाहौर और कराची को हमने इसलिए बढ़ा दिया है कि कराची पूरे सिंध के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है। सिंध के अंदर यूनिवर्सिटीज की तादाद नहीं है इतनी, ठीक है, एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है क्योंकि स्कूलिंग पूरे सिंध के अंदर खराब है। कराची एक अच्छा बड़ा सिटी है जहाँ पे अच्छे स्कूल हैं, अच्छे कॉलेजेस कराची में है। बाकी सिंध में नकल माफिया, ठीक है, नकल करके पास हो जाओ। तो अगर बड़ी सिटीज का जो रश है वो तोड़ना है तो आसपास की जो छोटी सिटीज हैं तो वहां पे लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लेता है इंटरव्यू वाला कि लाहौर के अंदर रश क्यों आ रहा है, कराची के अंदर रश क्यों आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन बताएं, तो सबसे पहले यही है कि इसके जो आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, ताकि जो सबसे पहले जो लोग हैं शेखुपुरा के, कसूर के, उकाड़ा के, जो भाग के लाहौर जाते हैं चेकअप करवाने के लिए, पढ़ने के लिए, उन्हें भाग भाग के ना जाना पड़े। तो जब आप वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, एक यूनिवर्सिटी बनने से पता है क्या होता है, अगर किसी जगह पे एक यूनिवर्सिटी बन जाए, एक मेडिकल कॉलेज बन जाए ना, या कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन जाए, तो सिर्फ वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बनता, उस यूनिवर्सिटी के साथ साथ उस इलाके की इन्वायरमेंट बदल जाती है, ठीक है। वहाँ की जो कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी ओपन हो जाती है, वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स लग जाते हैं, नई दुकानें खुल जाती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाती है, और सोसाइटी के अंदर जो माइंडसेट होता है उसका भी चेंज आ जाता है। शेखुपुरा जिसे जहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे एक भी प्राइवेट हॉस्टल नहीं है, एक दो बने हैं प्राइवेट हॉस्टल, वो भी चलते नहीं है, फेल है, ठीक है। लड़कियों के एक दो प्राइवेट हॉस्टल किसी ने अपने घर में बनाए हैं, लेकिन वो फेल है, चलते नहीं है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बन जाए, प्राइवेट हॉस्टल भी बन जाएंगे, खाने पीने की जो फैसिलिटीज है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी के आसपास नए खाने पीने की आ जाएंगी, यहाँ पे नए ब्रांड्स जो है कपड़ों के वो भी आ जाएंगे, पूरे के पूरी इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है। ये जो कारोबारी लोग होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, जो खाने पीने के जो लोग, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने वाले कहाँ पे हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो बच्चा होगा उसकी जो सोच होगी वो थोड़ी सी अच्छी होगी, तो इसीलिए जो अच्छे ब्रांड्स होंगे खाने पीने वाले भी और पहनने वाले भी, वो उनको अप्रोच करने के लिए उनके आसपास जाएंगे, तो पूरी की पूरी इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर यूनिवर्सिटीज आ जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाएं, तो हर जिले के अंदर एक इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। हम कहते हैं कि जी लाहौर बड़ा मॉडर्न है, उससे थोड़ा सा फैसलाबाद है, पिंडी बड़ा मॉडर्न है, वो इसलिए मॉडर्न है कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो थिंकिंग है वो मच्योर हुई है, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर मेच्योरिटी पैदा की गई है। तो किस तरह की गई है, इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत होती है किसी भी शहर के, ठीक है। तो आज का जो था वो यहाँ तक ही था, एडिटोरियल भी और लेक्चर भी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली पूछ लें, नहीं तो फिर मैं एंड करूँ इसे।